नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पीयूष कुमार मित्तल और मैं आपके लिए लेकर आया हूं साइबर लॉ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने 39 क्वेश्चंस जो कि आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं उसको देखा था। आज हम बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ये वीडियो थोड़ा छोटा ही होगा क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस जो छूट गए थे लास्ट वीडियो में उन्हें डिस्कस किया गया है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें जिससे कि आपको समय समय पर बाकी माइनर पेपर के वीडियोस भी आसानी से मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, harassing someone through electronic message is offense of। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक संदेश के माध्यम से किसी को परेशान करना कहलाता है। क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अगर आप किसी को परेशान करते हैं तो उसको क्या कहेंगे? तो कहता है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप किसी को परेशान करते हैं तो इसे जो है हैकिंग कहेंगे, स्क्वैटिंग कहेंगे, स्टॉकिंग कहेंगे या फिशिंग कहेंगे? तो बताएंगे कि इसको स्टॉकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टॉकिंग। हरासिंग समवन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मैसेज इज कॉल्ड इज ऑफेंस ऑफ स्टॉकिंग। सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक संदेश के माध्यम से किसी को परेशान करना स्टॉकिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइबर स्पेस हैज़। साइबर स्पेस में होती है नो नेशनल बाउंड, कोई राष्ट्रीय सीमा नहीं होती है। इंटरनेशनल ज्यूरिडिक्शन, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार हो तो सीमित सीमाएँ हो। डी, ए और बी। आंसर आपका सही होगा डी, कोई नेशनल बाउंड्री नहीं होती है, इंटरनेशनल क्षेत्राधिकार होता है, यानी आंसर होगा इसका डी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 42, इन द स्कीम ऑफ द एक्ट S43 to S45 आर द वंस दैट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ। कहता है फिर से कि IT एक्ट in the scheme of Act S43 to S45 are the ones that fall in the category of। आंसर होगा इसका साइबर क्राइम। S43 to S45 जो है साइबर क्राइम में आते हैं। As per IT Act, a subscriber may be। कहता है कि IT एक्ट कहता है, इसकी हिंदी ऊपर दी है, IT अधिनियम के अनुसार एक ग्राहक हो सकता है एक व्यक्ति, एक HUF, हिंदू अविभाजित परिवार, कंपनी या उपरोक्त सभी। तो IT एक्ट कहता है कि आपका सब्सक्राइबर जो होगा वो आपका इंडिविजुअल पर्सन होगा। ठीक है, आंसर सही होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, repeated act of harassment after threatening behavior is called। धमकी भरे व्यवहार के बाद बार बार उत्पीड़न का कार्य क्या कहलाता है? देखिए फिर से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये साइबर लॉ के व्यू से। रिपीटेड एक्ट ऑफ हरासमेंट आफ्टर थ्रेटिंग बिहेवियर इज कॉल्ड एज। धमकी भरे व्यवहार के बाद बार बार उत्पीड़न का कार्य क्या कहलाता है? आंसर होगा इसका साइबर स्टॉकिंग, यानी कि ए। इसमें 4 ऑप्शन है, साइबर स्टॉकिंग, डाटा डिडलिंग, साइबर थेफ्ट एंड क्रिप्टोग्राफी। तो बता दें आपको, अगर धमकी भरे व्यवहार के बाद बार बार उत्पीड़न, मारा पीटा जाता है, ठीक है, तो उसको क्या कहलाता है? बार बार आपको डराया जाता है, उसको क्या कहते हैं? साइबर स्टॉकिंग। Permitted use of disruptive activities or the threat thereof in cyberspace is called। Permitted use of disruptive activities or the threat thereof in cyberspace is called। साइबर स्पेस में विघटनकारी गतिविधियों की अनुमति
उपयोग या उसके खतरे को क्या कहा जाता है? 4 ऑप्शन है आपका। कॉमर्स, वाणिज्य, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, क्रेडिट कार्ड की धोखाधड़ी, नेट बैंकिंग या साइबर टेररिज्म। तो देखिए जो आंसर होगा इसका वो होगा साइबर टेररिज्म, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म कंप्यूटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द आईटी एक्ट। कंप्यूटर को आईटी एक्ट की किस धारा के तहत डिफाइन किया गया है? तो इसमें देखिए 2(1) तो सही है सबका, लेकिन आई होगा आगे। पहले में तो ए लिखा है, दूसरे में टी लिखा है, तीसरे में आई लिखा है, तीसरा सी आंसर सही है। ठीक है, 2(1)I। फिर से समझ लेंगे, द टर्म कंप्यूटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द आईटी एक्ट 2(1)I। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द टर्म ईएफटी स्टैंड फॉर। ईएफटी का फुल फॉर्म क्या होगा? 4 ऑप्शन है। इमरजेंसी फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन। एक बात आप ध्यान रखेंगे, जो भी ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, एग्ज़ाम होने के पहले आप इन्हें 2-3 बार रिपीट कर लेंगे। 39 क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में हैं, बाकी सभी क्वेश्चन इसमें हैं। आपको एग्ज़ाम में बहुत से क्वेश्चन इससे मैच कर जाएंगे। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, कई बार रिपीट करें। ईएफटी का फुल फॉर्म क्या है? ईएफटी शब्द क्या है? ईएफटी में 4 ऑप्शन है। इमरजेंसी फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसमिशन। तो आंसर होगा इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ईएफटी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपिंग ऑफ ए वेब पेज और वेबसाइट, कॉपी करना वेब पेज या वेबसाइट, एंड स्टोरिंग दैट कॉपी फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडिंग अप। कहता है सब्सिक्वेंस एसएसएस कार्ड। देखिए नीचे प्रिंट हो गया है, स्पीडिंग अप सब्सिक्वेंस एसएसएस कार्ड। हिंदी में देखेंगे, किसी वेब पेज या वेबसाइट की प्रतिलिपि बनाना और गति बढ़ाने के उद्देश्य से उस प्रतिलिपि को संग्रहित करना, बात की पहुंच को क्या कहा जाता है? आंसर होगा इसका 4 ऑप्शन दिया है। ब्राउजिंग, फाइल स्वैपिंग, कैचिंग या डाउनलोडिंग। तो आंसर होगा इसका ब्राउजिंग, फाइल स्वैपिंग, कैशिंग होगा इसका आंसर। आंसर सी सही हो जाएगा कि किसी वेबसाइट या वेब पेज की कॉपी करना और जो है क्या करना, क्या लिखा था, वेबसाइट एंड स्टोरिंग दैट कॉपी फॉर द पर्पज ऑफ स्पीडिंग अप सब्सिक्वेंस एसएसएस कार्ड कैशिंग। ठीक है, किसी वेब पेज या वेबसाइट की प्रतिलिपि बनाना, गति बढ़ाने के उद्देश्य से उस प्रतिलिपि को संग्रहित करना, बात की पहुंच को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? कैशिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइबर स्क्वैटिंग इज एसोसिएटेड विद। साइबर स्क्वैटिंग का संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर स्क्वैटिंग का संबंध किससे है? 4 ऑप्शन हैं आपके। डोमेन नेम से है, आईपी एड्रेस डिस्प्यूट से है, ईमेल डिस्प्यूट से या पासवर्ड डिस्प्यूट से। आप जानते होंगे डोमेन नेम, जो लोग भी कंप्यूटर पढ़ रहे हैं उनको मालूम होगा डोमेन नेम डिस्प्यूट से। 50 नंबर पे दिया है, लाइसेंस टू ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर पीरियड ऑफ। कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए प्रमाणन अधिकारी को लाइसेंस मान्य होगा की अवधि के लिए। कितने अवधि के लिए लाइसेंस मान्य होता है? फिर से देखेंगे, लाइसेंस टू ए सर्टिफाइंग अथॉरिटी टू इशू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, मतलब किसी अधिकारी को यह लाइसेंस देना कि वो दूसरे को डिजिटल सिग्नेचर या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का सर्टिफिकेट दे सकता है। तो उस अधिकारी को कितने साल के लिए लाइसेंस दिया जाता है कि वो दूसरे को सर्टिफिकेट दे सकता है? 5 साल, 10 साल, 2 साल या 7 साल? तो आंसर होगा इसका 2 साल, यानी 2 ईयर्स के लिए उसको, उस अधिकारी को लाइसेंस दिया जाता है कि भैया तुम जो है दूसरे को क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जारी कर सकते हो। ठीक है, उस अधिकारी को
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक अपने पास वो रखना पड़ता है, लाइसेंस लेना होता है। वो लाइसेंस 2 साल के लिए मिलता है। क्वेश्चन नंबर 51, ये तो क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ें। विच आर द सेक्शन ऑफ IT एक्ट दैट डील्स विद द क्रेडिट कार्ड फ्रॉड? IT अधिनियम की कौन सी धाराएं क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से निपटती हैं? तो पहला ऑप्शन ए वाला, जिसमें 66 C और D दोनों हैं, वही होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, C और D दोनों हैं, तो यानी आंसर ए 66, 66C और 66D, ये आंसर ए। यही जो है कहता IT अधिनियम की कौन सी धाराएं क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी से निपटती हैं? तो ए 66, 66C और 66D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द IT एक्ट डील्स विद द पनिशमेंट फॉर चीटिंग बाय इम्प्रिजमेंट बाय यूजिंग कंप्यूटर सोर्स? देखिए, IT अधिनियम की कौन सी धारा कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी करने पर कारावास की सज़ा से संबंधित है? ठीक है, कारावास की सज़ा से कौन सा संबंधित है? इसका आंसर बताने से पहले आप एक बात ध्यान से सुने कि आपको जो साइबर स्टॉकिंग है, साइबर टेररिज्म है, बाल पोर्नोग्राफी है, IT एक्ट है और कुछ फुल फॉर्म है, ये सब आप खूब ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि साइबर क्राइम, साइबर लॉ के पेपर में ये सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से पूछी जाती हैं। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। जितने सेक्शंस हैं उसको ध्यान में ज़रूर रखेंगे। मैंने कई वीडियो डाले हुए हैं पहले के, उन सारे वीडियोस को आप देख लीजिए, साइबर लॉ आपका पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, आपको 2-3 दिन एग्ज़ाम में बचे हुए हैं, तो जो भी आपके टाइम बची हुई है उसमें आप 2-3 बार वीडियोस जो भी डाले गए हैं उसको रिपीट कर लें। तो ये IT अधिनियम की कौन सी धारा कंप्यूटर संसाधन का उपयोग करके धोखाधड़ी करने पर कारावास की सज़ा संबंधित है? तो धारा 66D, सेक्शन 66D जो है कारावास की सज़ा से संबंधित है। IT अधिनियम की 66D। Which section of IT Act deals with the punishment for cheating by imprisonment by using computer resource? तो सेक्शन 66D। आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पेनाल्टी फॉर डिस्ट्रॉइंग कंप्यूटर सोर्स कोड? अच्छा, कहता है कि कंप्यूटर सोर्स कोड को नष्ट करने पर क्या जुर्माना है? सोर्स कोड जानते हैं क्या होता है? मैंने कोई भी फाइल या कोई भी एप्लीकेशन अपने कंप्यूटर में बनाया, आपने उसको जो है किसी भी माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से नष्ट कर दिया, तो उसको क्या कहते हैं? या उसमें कोई छेड़छाड़ कर दी, तो उसके लिए क्या सज़ा है? पहला ऑप्शन है 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 5 लाख रुपीज़, या दोनों। 3 साल की सज़ा, 5 लाख रुपए, या दोनों। 3 साल। दूसरा ऑप्शन है 3 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट और 1 लाख, या दोनों। 3 साल की सज़ा या 1 लाख रुपए, या दोनों। 2 ईयर्स इम्प्रिजनमेंट 2 लाख और 2 साल की सज़ा या 2 लाख रुपए, दोनों। या 3 ईयर इम्प्रिजनमेंट और 2 लाख पेनल्टी फॉर फ्रॉड। ये आंसर सही है। 3 साल की सज़ा होगी या 2 लाख रुपए होंगे, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है, आंसर डी बिल्कुल सही होगा। What is the maximum penalty for damage to computer और कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर? कहता है कंप्यूटर या कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने पर अधिकतम जुर्माना क्या है? 50 लाख, ऑप्शन बी 1 करोड़, सी 5 लाख, 5 करोड़ सॉरी, और डी है 5 लाख रुपये। देखिए, जो जुर्माना है, अगर आप किसी कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसमें अधिकतम जुर्माना जो होगा वो 1 करोड़ रुपीज़ का होगा। रुपए का होगा 1 करोड़, यानी आंसर आपका सही होगा, आंसर बी। फिर
से देख लेंगे। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनाल्टी फॉर डैमेज टू कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम? 1 करोड़ रुपीज़। बार बार 1 लाख निकल रहा है, 1 करोड़ होगा। ठीक है, आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परिंग विथ कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट इज डैश ऑफेंस। कोई भी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट, जैसे आपने कोई एप्लीकेशन बनाया, कोई फाइल बनाई, कोई आपने क्रिएट की है, उसमें कोई छेड़छाड़ करे, उसको डिस्टर्ब कर दे, उसको बिगाड़ दे, उसको जो ख़राब कर दे अपने नेट के माध्यम से उस एप्लीकेशन को या उस फाइल को, तो क्या ये ऐसा ऑफेंस क्या है? तो बेलेबल है। कंप्यूटर स्रोत दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ डैश अपराध है। कैसा अपराध है? बेलेबल, नॉन बेलेबल, नॉन कोग्नाइजेबल, बोथ ए एंड सी। जमानती, गैर जमानती, गैर संज्ञेय, दोनों ए एंड सी। तो इसका आंसर होगा बी, नॉन बेलेबल। ठीक है, गैर जमानती अपराध है अगर आप किसी भी कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट या दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो आप यह अपराध गैर जमानती है, नॉन बेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरी अपील टू साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइल्ड विथ इन ए पीरियड ऑफ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल न्यायाधिकरण में प्रत्येक अपील डैश अवधि के भीतर की जाएगी। कितने दिन के अंदर कर लेना चाहिए? साइबर अपीली न्यायाधिकरण में अपील कितने दिन के अंदर कर लेनी चाहिए? 4 ऑप्शन है, 60, 90, 45, 30। आंसर सही होगा 45 दिन। कितने दिन? 45 दिन। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर पास्ड बाय कंट्रोलर इज चैलेंजेबल बिफोर। कहता है नियंत्रक के द्वारा पारित आदेश पहले चुनौती योग्य है। कहाँ चुनौती योग्य है? साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में, हाई कोर्ट में, एडजुडिशरी ऑफिसर के यहाँ, सुप्रीम कोर्ट के यहाँ। हिंदी में देखिए, उच्च न्यायालय, साइबर अपीली न्यायाधिकरण, निर्णायक अधिकारी या सुप्रीम कोर्ट। कैसे देखेंगे क्वेश्चन? ऑर्डर पास्ड बाय कंट्रोलर इज चैलेंजेबल। कहाँ चैलेंजेबल है? तो आंसर होगा इसका साइबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में ये क्या है? चैलेंजेबल है। ठीक है, ये थे हमारे साइबर लॉ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद है कि ये सारे क्वेश्चंस आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और साथ में एक निवेदन ये भी है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।